हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद एंड वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज ये हमारे इंग्लिश ऐसे सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है कि जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफिक राइटिंग क्या होती है। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है हमने इससे पहले आउटलाइन को डिस्कस कर लिया हुआ है, हमने इससे पहले थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया हुआ है, हमने इससे पहले कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो हैं उनको भी डिस्कस कर लिया हुआ है। आउटलाइन को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट आउटलाइन एक जस्ट प्रैक्टिस ही है, वो प्रैक्टिस के थ्रू आती है। सो आउटलाइन जो है वो हम इसी प्लेलिस्ट के एंड पे जाकर डिस्कस करेंगे। मतलब मैं डिफरेंट जो है वो आपके सामने टॉपिक्स के साथ उनकी आउटलाइंस भी लेकर आऊँगा, फिर उन्हें डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदर देन दैट, अगर मैं आपको आउटलाइन, तो हर बंदे को पता है कि आउटलाइन क्या होती है, कि आपने पूरे उसको ब्रेक करना होता है। अच्छा, चलें अब पैराग्राफ राइटिंग को देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है और इसमें लोगों को मुश्किल क्यों आती है। अब देखो, सीएसएस मेन दो चीज़ें डिमांड कर रहा होता है, एक कोहेरेंस और दूसरी ग्रामर आपकी बिल्कुल ठीक हो और सेंटेंसेस आपके जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। कोहेरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बतन उसके स्पेलिंग्स के, लेकिन है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट। दोनों नहीं होंगी, एक में से एक भी नहीं होगी तो आप पास नहीं होगे। लेकिन कोहेरेंस नज़र नहीं आई तो वो तो फ़ौरन ही फेल हो। ग्रामर अगर नहीं नज़र आई तो आप थोड़ा सा लेट जाके फेल होगे। बट ये कि कोहेरेंस की ओब्वियसली ज़्यादा वेटेज है बानिस्बतन ग्रामर, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो उसी के अंदर पैराग्राफ राइटिंग आ जाती है कि पैराग्राफ के अंदर भी एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ के साथ क्या होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस मतलब बात होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये वाला जो पैराग्राफ है वो इस वाले पैराग्राफ से क्या है वो जुड़ा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पिछले पैराग्राफ में कुछ और ही बात कर रहे थे, जैसे ही अगले पैराग्राफ पे गए तो आपने बात बिल्कुल ही बदल दी। सो अभी हम इसमें प्रैक्टिस के लिए भी एक पैराग्राफ खुद से लिखेंगे। मैंने ये जो रैंडमली एक लाइन चूज़ की किसी एक ऐसे के अंदर से, और मैं अभी आपके सामने लिखूँगा। मैंने इसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की हुई पहले से, ताकि ये एक बिल्कुल नेचुरल लगे और ये हो कि जब मैं आपको भी बताऊँ कि एग्ज़ाम के अंदर जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके ऊपर कैसा प्रेशर आया होता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि टॉपिक स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। टॉपिक स्टेटमेंट होती है ऐसे पैराग्राफ की, जैसे पूरे ऐसे की एक थीसिस लाइन होती है, इसी तरह जो टॉपिक स्टेटमेंट होती है वो एक पैराग्राफ की थीसिस स्टेटमेंट होती है कि वो बता रहा होता है कि इस पैराग्राफ में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि जिसके अंदर ये आपका काइंड ऑफ ओपिनियन बता रहा हो या स्टार्टर हो, कह सकते हैं आप इसको, या क्रक्स कह सकते हैं, कि उस पूरे पैराग्राफ में आपने जो भी बात लिखनी है वो उसका आपने टॉपिक स्टेटमेंट के अंदर आपने पहले बता दिया, पहली एक लाइन में आपने बता दिया। ये टॉपिक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये आउटलाइन का एक पॉइंट है कि आउटलाइन किसी बच्चे ने लिखी हुई है, उसके अंदर से एक पॉइंट उठा के मैंने लिखा। अब इसके ऊपर मैं टॉपिक स्टेटमेंट भी लिखूंगा आपके सामने, और मैं लिखूंगा कि बाकी सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं। अच्छा, बहरहाल हमने देख लिया कि टॉपिक स्टेटमेंट क्या होती है। वो एक पहली एक लाइन होगी जो कि बता रही होगी कि मैंने पूरे पैराग्राफ में क्या बात करनी है, और वो एक लाइन लिखने के बाद मैं उस पूरे पैराग्राफ में उसी लाइन को जस्टिफाई कर रहा हूँगा, उसी लाइन को डिफेंड कर रहा हूँगा, अपनी बात को, उस अपने ओपिनियन को डिफेंड कर रहा हूँगा जो मैंने पहली लाइन में बात कर दी है। मतलब कि जो बॉडी इसको बोलेंगे, जो बाकी सारी पार्ट है उसको बॉडी बोल देंगे। बाकी इतना ज़्यादा आपको पैराग्राफ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं कि नीचे वाला पार्ट क्या होता है, क्योंकि मेन टॉपिक स्टेटमेंट और बाकी बॉडी। सो टॉपिक स्टेटमेंट जो है उसके जो कह लो उसकी जो आर्मी होती है वो है बॉडी। ये कह लो जो मेन फ्रंट पे लड़ने वाला बंदा है और ये उसके पीछे आर्मी खड़ी है। सो टॉपिक स्टेटमेंट जो बात बोलेगा पूरी बॉडी उसको जस्टिफाई करेगी थ्रू फैक्ट्स, थ्रू फिगर्स तो नहीं, सॉरी, थ्रू फैक्ट्स आप उसको बता सकते हैं, आप कोई लॉजिक्स दे सकते हैं, कुछ भी आपके जहन में जो बात है, कोई किसी फ़िलासफ़र की बात अगर आप लिख रहे हैं, कोई फ़िलासफ़ी अपनी फ़िलासफ़ी कोई झाड़ रहे हैं, तो वो ये कि आप पहले ही उसको प्रूव करने की कोशिश करें जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में बात की। अब देख लेते हैं कि ये जो एक पॉइंट था, किसी की आउटलाइन के अंदर से एक मैंने पॉइंट उठाया और अब हमने इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी एक टॉपिक स्टेटमेंट लिखूँगा 1 या 1.5 लाइन की। अच्छा, अब ये क्या था, एजुकेशन मस्ट बी द कोर्ट ऑफ जजमेंट। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये है इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट मूव टुगेदर, कुछ इस तरह की बात है, डू नॉट मूव टुगेदर, उसकी है। तो अब जो है इसके ऊपर हम लिखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि आउटलाइन का ये टॉपिक क्या है, कि एजुकेशन मस्ट बी द, ये इसके पीछे सेंस क्या है। इसके पीछे सेंस ये है कि
एजुकेशन हमेशा एजुकेशन को हमेशा डिफ़ाइन करना चाहिए कि कौन इंसान को कितनी इज़्ज़त मिलनी चाहिए माशरे में और कितनी इज़्ज़त नहीं मिलनी चाहिए माशरे में। ठीक है, सो इसी के ऊपर अब हम जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी ऑफ अ सोसाइटी डिफाइंस its living standards। ये भी एक टॉपिक स्टेटमेंट हो सकती है, बट ये कि ये एक काइंड ऑफ ऐसी टॉपिक स्टेटमेंट है कि जिसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कि मतलब मैंने कहा कि एजुकेशन क्वालिटी जो है वो एक सोसाइटी की वो डिफ़ाइन करती है उस सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड्स को, कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को किस तरह से डिफ़ाइन करती है। अब लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, कि लिविंग स्टैंडर्ड ये भी हो सकते हैं कि आप कूड़े के अंदर रहना पसंद करते हैं, तो वो भी आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड है कि आप उस स्टैंडर्ड पे रहना पसंद करते हैं। आपको अच्छा घर में रहना पसंद है, साफ़ घर में रहना पसंद है, ये भी एक लिविंग स्टैंडर्ड है। लिविंग स्टैंडर्ड ये नहीं होता कि आपके पास घर, गाड़ी, बंगला ये सारे, ये लिविंग स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड होता है कि आपको साफ़ चीज़ पसंद है कि नहीं, आपको हाइजेनिक चीज़ पसंद है कि नहीं, आपको साइंस के साथ रहना पसंद है कि नहीं। तो ये सारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको अपने रहते हुए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चाहिए। फाइनेंस उसमें एक स्टैंडर्ड है। हम हमेशा लिविंग स्टैंडर्ड को एक फाइनेंशियल वो स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा होता है। सो अब ये मैंने लिख ली टॉपिक स्टेटमेंट कि एजुकेशन क्वालिटी ऑफ अ सोसाइटी डिफाइंस इट्स लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब मैं आगे जो है वो इसके पूरे को एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी बैकिंग कि क्या जो बात है ये बात किस तरह से जस्टिफाई की जा सकती है। सो अब इसके ऊपर भी सोच के, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा लिख रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो ये मैंने कुछ लिखा है। अभी इसके अंदर थोड़ी सी लाइंस और ऐड की जा सकती हैं, लेकिन ये किससे आपको पता चल जाएगा कि बात कैसे करते हैं। सो स्टार्ट की मैंने एजुकेशन क्वालिटी ऑफ अ सोसाइटी डिफाइंस इट्स लिविंग स्टैंडर्ड। तो मैंने ये अपनी क्या लिखी, टॉपिक स्टेटमेंट लिख दी। अब इस पूरी आगे मैं इस टॉपिक स्टेटमेंट को ही जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ। तो मैंने आगे ये कहा कि टू मेंटेन अ हाई लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। इसको और बेहतर किया जा सकता था कि हाई स्टैंडर्ड जो है वो इकट्ठे आ गए, तो इसको भी हम जो है वो चेंज कर सकते थे। बट अभी फ़िलहाल टू मेंटेन अ हाई लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। मोर ओवर, अब देखो मैंने कनेक्टर भी यूज़ किए। ये कनेक्टर यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कनेक्टर्स आपने यूज़ नहीं किए, मोर ओवर, फर्दर मोर, और भी इस तरह के बहुत सारे होते हैं, कंक्लूसिवली और इस तरह की बहुत सारी आगे और कनेक्टर्स की ना पूरी एक टाइप्स होती है। तो वो कनेक्टर्स की टाइप्स लाजमी पढ़ के उसको लाजमी यूज़ करें पैराग्राफ्स के अंदर। सो मैंने कहा मोर ओवर द ह्यूमन राइट्स शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वंस एजुकेशन। अब ये वंस एजुकेशन का मतलब है कि एक बंदे की एजुकेशन। अब इसके अंदर ना आप कभी भी ऐसे के अंदर वी नहीं लिख सकते और कभी भी ऐसे के अंदर ये यू नहीं लिख सकते कि योर्स एजुकेशन या माई एजुकेशन, वी एजुकेशन, ये कभी भी नहीं लिख सकते। तो हमेशा हम वी की जगह या यू की जगह हम लिखते हैं वंस एजुकेशन, किसी एक बंदे की हम बात कर रहे हैं। So rights should be provided according to the one's education. The criteria of wiseness must only be the knowledge to ensure smooth running of a society. ठीक है,
तो मेरे ख़्याल से ये एक काफ़ी हाई एंड जो है वो हमने पैराग्राफ लिखा है। अगर इसी तरह का आप पैराग्राफ कुछ लिख दें और बीच में इसको थोड़ा सा और अगर आप फ़िल्टर कर लें, मुझे लगता है खैर ये भी मैं अगर होता तो ये मुझे लगता है कि एग्जामिनर को पास कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको और फ़िल्टर करना चाहें, और बेहतर करना चाहें, और प्रैक्टिस करें तो इससे भी बेहतर किया जा सकता है। इस तरह का अगर आप एक पैराग्राफ लिख दें तो होपफुली आप जो है वो इंग्लिश ऐसे को पास कर जाएंगे। और ये कि बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए पूरे पैराग्राफ के अंदर जो आपकी सारी बातें कर रही हैं वो उसी का महवर होनी चाहिए और उसी के गिर्द, इसी एक बात के गिर्द घूमनी चाहिए। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंग्लिश ऐसे के ऊपर ही होगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी टॉपिक पे आप मेरे से वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।